नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो ललकार में। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। इस खास शो में हम बात करते हैं देश दुनिया में मचे बवाल की। ईरान से लेकर वेनेजुएला तक तनाव बढ़ा हुआ है। दुनिया में एक दो नहीं, कई देशों में तनाव का माहौल है। ऐसे में अब वेनेजुएला के बाद ईरान सुर्खियों में। ईरान में इन दिनों हिंसा की आग भड़क उठी है, जो अमेरिका से लेकर कई बड़े देशों तक फैली हुई है। इस पर आज हम विस्तार से आपको समझाएंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। ईरान एक बार फिर सुलग रहा है, सड़कों पर गुस्सा है, हाथों में तख्ती और आंखों में सिस्टम के खिलाफ आग। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी बता रहे हैं, तो अमेरिका खुली चेतावनी दे चुका है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ईरान में प्रदर्शन हो रहा है, सवाल यह है क्या ईरान के इतिहास को दोहराने की कगार पर है। आखिरकार क्यों खामनेई को लेकर विरोध की गूंज देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। सड़कों पर जनता, कटघरे में सत्ता। सैतालीस साल बाद फिर वही गुस्से की आग। महंगाई से बगावत तक ईरान में उबाल। तस्वीरें ईरान की सड़कों की। हंगामा, बवाल, प्रदर्शन और ये नारेबाजी, ये सब हो रहा है ईरान में। ईरान के कई शहर इन दिनों इसी तरह गूंज रहे हैं, चल रहे हैं, हालात बिगड़ रहे हैं। स्थिति गृह युद्ध जैसी हो रही है। तेहरान हो या मशहद, तबरीज हो या इस्फहान, ईरान की सड़कों पर आज सिर्फ भीड़ नहीं, आक्रोश दिखाई दे रहा है। लोग महंगाई से टूट चुके हैं। ईरानी मुद्रा लगातार गिर रही है। बेरोजगारी, युवाओं का भविष्य निगल रही है। सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया। लेकिन गुस्से की आवाज बंद नहीं हो सकी। प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चली। अब तक दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही और आतंकवादी करार दिया है। सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। दूसरी ओर ईरान में मचे बवाल के बीच एक बार फिर से अमेरिका की एंट्री देखने को मिल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है। अमेरिका ने सीधा धमकी देते हुए कहा कि अगर जनता पर गोली चली तो अमेरिका जवाब देगा। यानी ईरान की सड़कों पर सिर्फ आंतरिक संकट नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तनाव की आहट भी सुनाई दे रही है। आज ईरान की हालत क्या है, इसे सीधा आज से 47 साल पहले के इतिहास से जोड़ा जा रहा है। जी हां, ईरान आज उसी चौराहे पर खड़ा दिखता है जहां से 47 साल पहले इतिहास ने करवट ली थी। 1979, जब बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पश्चिमी समर्थक नीतियों और दमन के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे, तब निशाने पर थे शाह मोहम्मद रजा पहलवी और उस क्रांति की अगुवाई कर रहे थे अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में राजशाही खत्म हुई और धार्मिक सत्ता की नींव पड़ी। खुमैनी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने। उसी दौर में उनके करीबी सहयोगी थे अली खामनेई। वो क्रांति में सक्रिय थे, पश्चिम विरोधी विचारधारा के समर्थक थे और सिस्टम के भरोसेमंद चेहरे माने जाते थे। खुमैनी के समर्थन से 1981 में अली खामनेई ईरान के राष्ट्रपति बने। 8 साल तक सत्ता के केंद्र में रहे। 1989 में खुमैनी की मौत के बाद ईरान के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, अब सुप्रीम लीडर कौन। संविधान बदला गया, धार्मिक शर्तें ढीली की गई और खामनेई को सुप्रीम लीडर बना दिया गया। आज फिर ईरान में हालात डरावने हैं। 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन है। महंगाई,
बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। जिस व्यवस्था ने शाह को हटाया था, आज वही व्यवस्था जनता के निशाने पर है। तब नारा था शाह मुर्दाबाद, आज नारा है खामनेई मुर्दाबाद। इस बीच एक नाम फिर चर्चा में, रजा पहलवी। शाह के बेटे निर्वासन में रह रहे पहलवी खुद को जनता की आवाज के तौर पर पेश कर रहे हैं। लोग जरूरी नहीं कि राजशाही चाहते हो, लेकिन मौजूदा धार्मिक शासन से उनका मोह पूरी तरह टूट चुका है। पहलवी उम्मीद तो है, लेकिन क्या वे समाधान है, ये अब भी बड़ा सवाल है। ईरान की सड़कों पर उठ रहा गुस्सा सिर्फ विरोध नहीं, चेतावनी है। इतिहास गवाही देता है, जब जनता सड़कों पर उतरती है तो तख्त हिलते हैं। सवाल यही है, क्या इस्लामिक क्रांति की सरकार खुद उसी जन क्रांति की शिकार बनने जा रही है? ईरान से इस वक्त बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। राजधानी तेहरान समेत कई बड़े शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वीडियो सामने आए हैं जिनमें प्रदर्शनकारी सीधे धार्मिक सत्ता को चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीते कई सालों में ईरान में हुए सबसे बड़े सत्ता विरोधी प्रदर्शन है। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जल रहा ईरान, सड़कों पर उतरा गुस्सा। तेहरान से मशहद तक बगावत की आग। ईरान में सत्ता के खिलाफ सबसे बड़ी हुंकार। तेहरान की सड़कों पर उमड़ा ये हुजूम सिर्फ एक विरोध नहीं, बल्कि एक गहरे असंतोष की तस्वीर है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में लोग खुलेआम ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को सत्ता से हटाने की मांग करते सुनाई दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के नारे में देश के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी की वापसी की मांग उठने लगी है। राजधानी तेहरान के साथ ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों को लेकर एक अहम बात यह है कि सुरक्षा बलों ने शुरुआती दौर में हस्तक्षेप नहीं किया। ये सिर्फ सोशल मीडिया का शोर नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत है। हालांकि जैसे जैसे प्रदर्शन तेज हुए, एक मॉनिटरिंग ग्रुप ने दावा किया कि पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इंटरनेट सेवा बंद करना ईरान की सरकार की पुरानी रणनीति रही है, ताकि विरोध की आवाज दबाई जा सके, विरोध की आवाज को एक दूसरे तक पहुंचाने से रोका जा सके। इन प्रदर्शनों में एक अहम नाम उभर कर सामने आया है, रजा पहलवी। जिसने ईरान की सत्ता को टेंशन में डाला हुआ है। ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के निर्वासित बेटे रजा पहलवी ने हाल ही में अपने समर्थकों से सड़कों पर उतरने की अपील की थी। वीडियो फुटेज में प्रदर्शनकारी उनके समर्थन में नारेबाजी करते सुनाई दे रहे हैं। यह संकेत ईरान के अंदर सत्ता के विकल्प को लेकर
बहस को और तेज कर रहा है। और सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अब ईरान सुर्खियों में है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक ये लगातार हो रहा है जब ईरान में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। विरोध की शुरुआत ईरानी मुद्रा के तेजी से गिरने के बाद हुई, जिसने आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाला। धीरे धीरे यह आर्थिक नाराजगी राजनीतिक विरोध में बदल गई। देखते ही देखते आंदोलन देश के सभी 31 प्रांतों तक फैल गया। ईरान के 100 से ज्यादा शहरों और कस्बों में विरोध प्रदर्शन दर्ज किए गए। छोटे शहरों तक आंदोलन का पहुंचना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि गुस्सा सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। ये विरोध केवल किसी एक मुद्दे का नहीं बल्कि सालों से जमा असंतोष का नतीजा है। फिलहाल ईरान में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सीमित है, जबकि सड़कों पर विरोध की आवाज लगातार तेज हो रही है। सवाल यही है कि क्या आंदोलन सिर्फ गुस्से की एक लहर है या फिर ईरान की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की नई शुरुआत। अफवाहों का बाजार तेजी से गर्म है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई को मादुरो की तरह अगवा कर सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या खामनेई को अगवा करना वाकई इतना आसान है? खामनेई एक शख्स नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का केंद्र है। उनकी सुरक्षा में ईरान की सबसे खास फोर्स, कई स्तर की सुरक्षा और मजबूत खुफिया तंत्र हर वक्त तैनात रहता है। यानी कागजों पर जो आसान दिख रहा है, हकीकत में वो लगभग नामुमकिन है। इन दिनों ईरान में टेंशन है। ईरान में आग भड़क रही है। ईरान इन दिनों तनाव में। हालात क्या है, पूरी दुनिया देख रही है। हाल ही में वेनेजुएला में जो हुआ उससे दुनिया हैरान है, परेशान है। अब ईरान की बारी है।
आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो इसके पीछे की वजह है ईरान के सुप्रीम लीडर। ईरान पर हमला या ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का अपहरण कागजों पर चाहे जितना आसान लगे, जमीन पर उतना ही नामुमकिन है। क्योंकि ना तो ईरान वेनेजुला है और ना ही खामनेई माधुर्य जैसा नेता। वेनेजुला में अमेरिका ने तख्ता पलट किया, मादुरो को हटाने की खुली रणनीति बनी। लेकिन ईरान एक बिल्कुल अलग कहानी है। यहां सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम की है, और इस सिस्टम की धुरी है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई। खामनेई के पास एक तो नहीं बल्कि पूरे 6 सुरक्षा कवच हैं। ऐसे कवच जिन्हें भेदना करीब करीब नामुमकिन माना जाता है। ये 6 कवच हैं मुस्लिम वर्ल्ड का समर्थन, शिया मुस्लिमों की निष्ठा, ईरान की ताकतवर सेना, खामनेई का अभेद्य सुरक्षा घेरा, ईरान की भौगोलिक संरचना और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का साथ। खामनेई सिर्फ ईरान के रहबर नहीं, वो खुद को पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक वैचारिक ध्रुव के तौर पर स्थापित कर चुके हैं। पश्चिमी दबाव के खिलाफ खामनेई की छवि प्रतिरोध के प्रतीक की है। यही वजह है कि ईरान पर सीधा हमला पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को भड़का सकता है। दुनिया भर के शिया मुसलमानों के लिए खामनेई सिर्फ नेता नहीं, धार्मिक मार्गदर्शक है। ईरान, लेबनान, सीरिया, यमन, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बहुत से देशों में हर जगह खामनेई का प्रभाव जमीनी नेटवर्क में बदल चुका है। उन पर हमला सिर्फ ईरान नहीं, पूरे शिया बेल्ट को सक्रिय कर सकता है। ईरान की सेना और खास तौर पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC, ये कोई पारंपरिक सेना नहीं बल्कि एक वैचारिक फोर्स है। IRGC सीधे सुप्रीम लीडर को जवाब दे है और खामनेई की सुरक्षा इसके लिए धार्मिक कर्तव्य की तरह है। लेकिन खामनेई की जान की हिफाजत किसी आम फौज के पास नहीं, ये जिम्मेदारी है वली अम्र फोर्स की, IRGC की सबसे खास, सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक यूनिट। वली अम्र का मतलब आदेश देने वाले की सेना। ईरान में इसका मतलब साफ है, सुप्रीम लीडर की सुरक्षा। इस यूनिट की स्थापना 1980 के दशक के मध्य में हुई। आज इसमें करीब 12,000 चुनिंदा जवान हैं। ये जवान
सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि साइबर वॉरफेयर, काउंटर इंटेलिजेंस, आंतरिक साजिशों की पहचान और साइलेंट एलिमिनेशन में माहिर है। खतरा बाहर से हो या अंदर से, वली अम्र हर वक्त अलर्ट रहता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक 2022 में इस यूनिट के नेतृत्व में बड़ा बदलाव हुआ। ब्रिगेडियर जनरल हसन मशरूफार नए कमांडर बनाए गए। पुराने कमांडर इब्राहिम जब्बारी को सम्मान पूर्वक विदा किया गया, लेकिन इस फोर्स से जुड़ी ज्यादातर जानकारियां आज भी राज में रखी जाती हैं। इसके साथ ईरान की भौगोलिक संरचना खुद एक सुरक्षा कवच है। पहाड़, रेगिस्तान और फैला हुआ इलाका। तेहरान में घुसना सिर्फ सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि एक लॉजिस्टिक दुःस्वप्न है। हर रास्ता, हर मूवमेंट पहले से निगरानी में रहता है। और सबसे अहम कवच रूस। व्लादिमीर पुतिन खामनेई के रणनीतिक साझेदार हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और ईरान और करीब आए हैं। खामनेई पर हमला मतलब रूस को सीधे चुनौती, और यही बात पश्चिम को पीछे हटने पर मजबूर करती है। विशेषज्ञ मानते हैं वली अम्र सिर्फ बॉडीगार्ड यूनिट नहीं, ये ईरान की सत्ता की रीढ़ है। अगर खामनेई के साथ कुछ होता है तो यही फोर्स सत्ता के संक्रमण को तुरंत और नियंत्रित तरीके से संभाल लेती है। यानी ईरान में पावर वैक्यूम बनने ही नहीं दिया जाएगा। यही वजह है कि तेहरान में घुसकर खामनेई को अगवा करना, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, कागजों में जितना आसान दिखता है, हकीकत में उतना ही नामुमकिन है। ईरान एक व्यक्ति नहीं, एक सिस्टम है, और खामनेई उस सिस्टम के सबसे सुरक्षित केंद्र। ईरान और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई, इनकी सुरक्षा को अभेद्य बनाने वाले कवच आखिर कैसे काम करते हैं, यह हम आपको थोड़ी देर में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी है यह समझना कि अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ किस तरह की तैयारियों में जुटे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को खुली चेतावनी दी है। ट्रंप का कहना है, अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या की जाती है तो अमेरिका ईरान पर ऐसा हमला करेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस बयान के बाद तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल तेज हो गई है। दरअसल ईरान में बीते करीब 10 दिनों से महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हालात और उग्र होते जा रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ईरान के भीतर बढ़ता असंतोष अमेरिका और इजराइल के लिए एक मौका बन सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि आंतरिक अस्थिरता का फायदा उठाकर ईरान पर सैन्य कार्रवाई की जा सकती है, और इसी आशंका के बीच अमेरिका ने ईरान के आसपास जबरदस्त सैन्य तैनाती शुरू कर दी है।
स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में अमेरिका का सर्विलांस ड्रोन लगातार 3 दिनों से चक्कर लगा रहा है। ईरान की हर गतिविधि पर बारीकी सी नजर रखी जा रही है। अरब क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी नौसेना को ऑपरेशन सिक्योरिटी मोड में डाल दिया गया है। लाल सागर में भी अमेरिकी नेवी अलर्ट मोड पर है। कुल मिलाकर अमेरिकी नौसेना ईरान की लगातार घेराबंदी कर रही है। इन हालातों के बीच ईरान ने भी सख्त तेवर दिखाए हैं। ईरानी अधिकारियों ने देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर अमेरिका और इजराइल के बयानों की कड़ी आलोचना की है। तेहरान ने साफ चेतावनी दी है कि उसके आंतरिक मामलों में किसी भी विदेशी दखल का करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान का कहना है कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एक रेड लाइन है जो किसी भी तरह के मनमाने ट्वीट्स या धमकियों के अधीन नहीं। ईरान ने यह भी साफ किया है कि वो अपने आंतरिक मसलों पर किसी को भी दखल देने की इजाजत नहीं देगा। इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता के राजनीतिक सलाहकार और रक्षा परिषद में खामनेई के प्रतिनिधि अली शामखानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अहम पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा एक रेड लाइन है और बाहरी हस्तक्षेप के लिए खुली नहीं। अली शामखानी ने आगे कहा कि इजरायली अधिकारियों और डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से अब यह साफ हो गया है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान शांतिपूर्ण विरोध करने वाले दुकानदारों और नागरिकों और अशांति फैलाने वाले तत्वों के बीच अंतर करना जानता है। एक तरफ ईरान के भीतर आर्थिक संकट और विरोध, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की सैन्य तैयारियां और बीच में खामनेई की सुरक्षा और ईरान की रेड लाइन। सवाल यही है, क्या यह तनाव सिर्फ बयानबाजी तक रहेगा या फिर मध्य पूर्व एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है? उधर इजराइल में युद्ध की आहट और तेज हो गई है। नेतन्याहू ने इमरजेंसी वॉर कैबिनेट की बैठक बुलाई और इस बैठक में ऐसे फैसले लिए गए हैं जिन्होंने मध्य पूर्व की बेचैनी कई गुना बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल की वॉर कैबिनेट इस बात पर सहमत हुई है कि इजराइल ईरान में चल रहे प्रदर्शनकारियों का खुलकर समर्थन करेगा। इतना ही नहीं, कैबिनेट में ईरान के संवर्धित यूरेनियम कार्यक्रम को खत्म करने पर भी सहमति बनी है। यानी संकेत साफ है, इजराइल अब सिर्फ बयानबाजी नहीं, एक्शन के मूड में है। ये तस्वीरें इजरायली सेना के शक्ति प्रदर्शन की हैं। कुछ ही दिन पहले इजराइल ने अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस टेस्ट को सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि ईरान के लिए सीधा संदेश माना जा रहा है। नेतन्याहू ने
इजरायली सेना को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रख दिया है। एक्शन एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल यूनिट्स और इंटेलिजेंस नेटवर्क सबको हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। दावा है कि अगर हमले का खतरा और बढ़ा तो इजराइल पहले वार से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी सेना हर संभावित परिदृश्य के लिए तैयार रहने की कोशिश कर रही है। जानकारों के मुताबिक ईरान इस वक्त डबल स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। एक तरफ हवाई और मिसाइल रक्षा को मजबूत किया जा रहा है तो दूसरी तरफ जवाबी हमले की क्षमता भी परखी जा रही है। संदेश साफ है, अगर हमला हुआ तो जवाब भी मिलेगा। एक तरफ इजराइल की वॉर कैबिनेट, नई मिसाइलें और अलर्ट सेना, दूसरी तरफ ईरान की डिफेंस टेस्टिंग और युद्ध की तैयारी। मध्य पूर्व एक बार फिर तनाव के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। सवाल यही, क्या इजराइल ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर सीधी कार्रवाई करेगा? क्या ईरान किसी भी हमले का तुरंत जवाब देगा या फिर यह सारा शक्ति प्रदर्शन दबाव बनाने की रणनीति भर है? फिलहाल हथियार तैयार हैं, सेनाएं अलर्ट पर है और पूरी दुनिया की निगाहें तेहरान और तेल अवीव पर टिकी है। मध्य पूर्व की आग में अब रूस की एंट्री भी साफ दिखाई देने लगी है। रिपोर्ट यह है कि रूस के IAL सैन्य विमान तेहरान में लैंड कर चुके हैं और इसके साथ ही रूस ने ईरान तक गोला बारूद पहुंचा दिया है ताकि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मोर्चा संभाल सके और मुंहतोड़ जवाब दे सके। ये सिर्फ हथियारों की सप्लाई नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है। मैसेज वॉशिंगटन को, मैसेज तेल अवीव को, ईरान अकेला नहीं है और अगर जंग भड़की तो उसके पीछे बड़ी ताकतें खड़ी होंगी।
लेकिन इस्राइल और अमेरिका को यह भी समझना चाहिए, अयातुल्लाह अली खामनेई जब से ईरान के सुप्रीम लीडर बने तब से लेकर आज तक वो कभी भी किसी दूसरे देश नहीं गए। यानी संकट कितना भी बड़ा हो, खामनेई ईरान छोड़ने वालों में से नहीं है और यही बात तेहरान को बाकी देशों से अलग बनाती है। याद कीजिए, पिछले साल जून का महीना इस्राइल और अमेरिका दोनों बेहद आक्रामक थे, लगातार हमले, धमकियां और युद्ध का माहौल, लेकिन उस वक्त भी खामनेई ना डरे, ना झुके और ना ही वॉशिंगटन या तेल अवीव के सामने सिर झुकाया। उसी दौर में खामनेई जुमे के दिन लाखों लोगों के सामने आए, पूरी दुनिया देख रही थी और बिना किसी डर के खुले मंच से जुमे की नमाज अदा की। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, ये एक राजनीतिक और रणनीतिक संदेश था कि ईरान की लीडरशिप डर के साए में नहीं जीती। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को यह नहीं भूलना चाहिए कि ईरान वेनेजुएला कतई नहीं है, यहाँ कोई माद्रो मॉडल काम नहीं करेगा। ईरान पर हमला सिर्फ एक देश पर हमला नहीं होगा, बल्कि उसका मतलब होगा विनाश, प्रलय, ऐसा मंजर जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने आज तक नहीं देखा होगा। और इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी यह समझना होगा, ईरान न गाजा है न लेबनान। ईरान के पास मिसाइलों का पूरा जखीरा है, लॉन्ग रेंज, मिड रेंज और हाई प्रिसीजन मिसाइलें। और शायद नेतन्याहू अब तक पिछले साल जून की बमबारी को भूले नहीं होंगे, जब इस्राइल को भारी दबाव का सामना करना पड़ा था। यही वजह है कि ईरान की ताकत से नेतन्याहू भली भांति वाकिफ है। यही कारण है कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले नेतन्याहू 100 बार सोचेंगे, क्योंकि अगर ईरान से सीधी जंग शुरू हुई तो वो सीमित संघर्ष नहीं रहेगी, वो एक रीजनल वॉर नहीं बल्कि ग्लोबल तबाही का रास्ता होगी। और इस तस्वीर में पुतिन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान ने हर मुश्किल वक्त में रूस की मदद की है, यूक्रेन युद्ध हो या अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अगर ईरान पर संकट आया तो पुतिन खामोश बैठेंगे, ऐसा मानना सबसे बड़ी भूल होगी। और फिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, वो भी सिर्फ तमाशबीन नहीं रहेंगे। चीन की ऊर्जा, सुरक्षा मिडिल ईस्ट से जुड़ी है। ईरान में अस्थिरता मतलब चीन के लिए भी सीधा खतरा। यानी अगर जंग भड़की तो एशिया से लेकर यूरोप तक सब इसकी चपेट में आए।
यही वजह है कि विशेषज्ञ इसे सिर्फ ईरान इजराइल टकराव नहीं बल्कि संभावित महायुद्ध की आहट मान रहे हैं। जहां एक चिंगारी पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है तो तस्वीर साफ है। रूस गोला बारूद पहुंचा चुका है, ईरान पूरी तरह तैयार है, इजराइल अलर्ट मोड पर है और अमेरिका नजरें गड़ाए बैठा है। अगर ये तनाव जंग में बदला तो वो जंग किसी एक देश की नहीं होगी, वो पूरी दुनिया के लिए कयामत का मंजर साबित हो सकती है। और यही वजह है कि अगला कदम इतिहास बदल सकता है। ईरान भी अब खुलकर हुंकार भर रहा है। तेहरान से साफ संदेश है कि किसी भी हमले का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। और इसी बीच पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शीशा पिलाई दीवार की तरह खामनेई के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इस समर्थन ने ट्रंप और नेतन्याहू के खेमों में हलचल मचा दी है, क्योंकि खमेनी ने 2 हफ्ते से चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर शुक्रवार को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इस्लामी गणराज्य किसी भी दबाव के आगे पीछे नहीं झुकेगा। खामनेई की धमकी के बाद विश्व में क्या हलचल है, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप के तेवर और ब्रिक्स की चुनौती। शांति का अभ्यास या ताकत का संदेश। चीन, रूस, ईरान एक साथ बढ़ने लगा है वैश्विक तनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक तेवरों के बीच दुनिया की राजनीति अब एक बार फिर उफनाती दिख रही है। चीन, रूस और ईरान, इन तीनों देशों के जंगी जहाज अब दक्षिण अफ्रीका के समुद्री तट पर एक साथ खड़े हैं। नाम है विल फॉर पीस 2026। लेकिन सवाल ये है, क्या यह अभ्यास शांति के लिए है या फिर अमेरिका को खुली चुनौती? दक्षिण अफ्रीका का ऐतिहासिक साइमन टाउन नेवल बेस आज वैश्विक राजनीति के केंद्र में है। यहीं शनिवार 10 जनवरी से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास विल फॉर पीस 2026 की शुरुआत हो चुकी है। इस ड्रिल में शामिल है चीन, रूस, ईरान और मेजबान साउथ अफ्रीका। समुद्र में एक साथ चल रही जंगी ड्रिल, जहां मिसाइल डिफेंस, समुद्री सुरक्षा और शिपिंग रूट की सुरक्षा का अभ्यास किया जा रहा है। इस अभ्यास की कमान इस बार चीन के हाथ में है, जबकि मेजबानी कर रहा है दक्षिण अफ्रीका। जानकारी के मुताबिक ये ड्रिल 16 जनवरी तक चलेगी, जिसमें मल्टीनेशनल नेवल कोऑर्डिनेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन और समुद्री खतरों से निपटने के अभ्यास शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका की सेना का दावा है कि यह अभ्यास समुद्री व्यापार और आर्थिक गतिविधियों की सुरक्षा के लिए है। इस अभ्यास को दक्षिण अफ्रीका ने नाम दिया है ब्रिक्स प्लस ऑपरेशन। आपको बता दें, ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन अब यह समूह और बड़ा हो चुका है। इसमें शामिल हो चुके हैं मिस्र, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात।
इन देशों को एक ऐसे ब्लॉक के तौर पर देखा जाता है जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के आर्थिक और राजनीतिक दबदबे को चुनौती देता है। इस ड्रिल में ब्राजील, मिस्र और इथियोपिया पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल है, यानी सीधे युद्धाभ्यास में नहीं लेकिन हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। यह आने वाले समय में ब्रिक्स प्लस की सैन्य एकजुटता की दिशा तय कर सकता है। यह अभ्यास ऐसे वक्त हो रहा है जब अमेरिका और ब्रिक्स प्लस देशों के बीच तनाव चरम पर है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ब्रिक्स देशों पर अमेरिकी विरोधी राजनीति का आरोप लगा चुके हैं। पिछले साल ट्रंप ने चेतावनी दी थी, अगर ब्रिक्स देश अमेरिकी दबाव के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाते हैं तो उन पर 10% अतिरिक्त ट्रेड टैरिफ लगाया जाएगा। अब ऐसे में चीन, रूस और ईरान का एक साथ समुद्र में उतरना वॉशिंगटन के लिए सीधा संदेश माना जा रहा है। हालांकि यह अभ्यास दक्षिण अफ्रीका के भीतर भी विवाद में है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की गठबंधन सरकार में शामिल एक दल ने इस ड्रिल का विरोध किया है। उनका आरोप है यह अभ्यास दक्षिण अफ्रीका की घोषित तटस्थ नीति के खिलाफ है और देश को वैश्विक राजनीति में मुहरा बनाया जा रहा है। असल सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक नेवल ड्रिल है या फिर एक नए वैश्विक शक्ति संतुलन की झलक? यह अभ्यास संकेत देता है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। अमेरिका के दबाव के खिलाफ अब वैकल्पिक सैन्य और आर्थिक धुरी धीरे धीरे आकार ले रही है। समुद्र की लहरों पर चल रहा यह अभ्यास सिर्फ युद्धाभ्यास नहीं बल्कि बदलती वैश्विक राजनीति का संकेत है, जहाँ एक तरफ अमेरिका की सख्त नीति है तो दूसरी तरफ ब्रिक्स प्लस देशों की बढ़ती एकजुटता। आने वाले दिन तय करेंगे, क्या यह सहयोग शांति की राह खोलेगा या फिर दुनिया एक नए युद्ध की ओर बढ़ रही है। ईरान इन दिनों तनाव के माहौल में है। अमेरिका की धमकियां और ईरान की बेबाकी यह दिखा रही हैं कि दुनिया में एक बार फिर कुछ बड़ा होने वाला है। ना तो ईरान डर रहा है, ना ही अमेरिका पीछे हटने को तैयार है। अमेरिका ईरान की जनता के बहाने खामनेई को सत्ता से हटाने की कोशिश में है, लेकिन बवाल यही नहीं रुक रहा। चीन से लेकर रूस और इजराइल तक आग फैल रही है। अब देखना होगा कि ईरान में सत्ता का भविष्य क्या होगा। इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान सुलग रहा है, दुनिया सहमी हुई है। क्या 2026 बनेगा युद्ध का साल? विश्व युद्ध की आहट या वैश्विक पॉलिटिक्स का शोर? दुनिया अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से हिंसा, बवाल और युद्ध की स्थिति बन रही है। साल 2026 ईरान के लिए अच्छा संकेत लेकर नहीं आया है, या यूं कहे कि साल 2026 में तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेज हो गई है। एक हफ्ते से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन ईरान में भड़के विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। आर्थिक संकट से शुरू हुआ ये गुस्सा अब सत्ता के खिलाफ खुली चुनौती में बदलता दिख रहा है। और इसी बीच दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ते तनाव एक डरावना सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या दुनिया किसी बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? ईरान की राजधानी तेहरान से शुरू हुआ विरोध अब देश के कोने कोने तक फैल चुका है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी HRANA के मुताबिक 28 दिसंबर से शुरू हुए प्रदर्शन ईरान के 31 में से 27 प्रांतों तक फैल चुके हैं। दो 280 से ज्यादा शहरों और कस्बों में लोग सड़कों पर हैं। महंगाई, बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था आम जनता की जिंदगी को मुश्किल बना रखा है। शुरुआत में ये विरोध सिर्फ रोटी, रोजगार और कीमतों से जुड़ा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते नारों का स्वर बदल गया। अब सड़कों पर सरकार और सत्ता के खिलाफ सीधे नारे सुनाई दे रहे हैं। ये विरोध अब सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप ले चुका है।
20 दिसंबर को शुरू हुए प्रदर्शन से अब सवाल विश्व युद्ध तक आ चुका है। विश्व युद्ध की आहट वेनेजुएला से लेकर ईरान तक सुनाई दे रही है। ऐसे में अब ईरान के भविष्य पर भी सवाल उठने लगे हैं। ईरान भी इस मैदान से पीछे हटने को तैयार नहीं है और अमेरिका को सीधे चेतावनी दे रहा है। इसी बीच दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी चिंताजनक संकेत मिल रहे हैं। इन हालातों के बीच एक पुरानी भविष्यवाणी फिर चर्चा में आ गई है। बुल्गारिया की मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वेंगा, जिनकी भविष्यवाणियों को 9/11 और कोविड-19 से जोड़ा जाता है, उन्होंने 2026 को युद्ध और तबाही का साल बताया था। उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक 2026 में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। भविष्यवाणियों को तथ्यों की कसौटी पर परखना जरूरी है, लेकिन ये भी सच है कि जब एक साथ कई मोर्चों पर तनाव बढ़े, तो दुनिया की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। लैटिन अमेरिका से लेकर मध्य पूर्व और यूरोप तक अस्थिरता के संकेत नजर आ रहे हैं। अगर ऐसे में विश्व युद्ध की संभावना बनती है तो ये पूरे विश्व के लिए चिंता की खबर होगी, क्योंकि बढ़ते तनाव को लेकर ही दुनिया में कई देशों के अलग अलग गुट बन चुके हैं। जो एक दूसरे को मिटाने तक का दावा कर रहे हैं। ऐसे में वेनेजुएला में हाल ही में हुए अमेरिका के हमले को लेकर अब दुनिया भर में टेंशन है और ज्यादातर देश अलर्ट मोड में। ईरान की सड़कों पर उठता गुस्सा आज सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये उस वैश्विक बेचैनी का हिस्सा है जो 2026 की शुरुआत में दुनिया को झकझोर रही है। अब सवाल यही है, क्या ये सिर्फ अस्थायी उथल-पुथल है या फिर दुनिया किसी बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी के साथ हमारे इस खास शो में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। नमस्कार।